और आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपने अपने घरों में बैठ के। एंड प्लीज़ 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 अपने अपने घरों से बाहर मत निकलिए। ये बहुत अच्छा टाइम है हमारे लिए कि हम घर पे बैठ के अपनी अच्छी सी पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपने टाइम को भी अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पढ़ाई को अच्छे से यूटिलाइज़ करने का मतलब ये होता है मेरे दोस्त, कि जो आपने पुराना पढ़ा हो आप उसको रिवाइज़ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप कहीं बाहर तो जा सकते नहीं हैं। क्या कर सकते हैं आप, घर पे बैठ के जो भी आप पुराना पढ़ चुके हैं आप उसको साथ के साथ रिवाइज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था जर्नल एंट्रीज के कुछ बेसिक रूल्स और साथ में कुछ एंट्रीज एग्जाम्पल के तौर पे। आज मैं आपको एक नया टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसमें काफ़ी बच्चों को डाउट आते हैं। जिसमें काफ़ी बच्चों को डाउट आते हैं। इवन जब मैं 11th-12th में था या जब मैं ग्रेजुएशन में था, इवन व्हेन आई वाज इन सीए सीपीटी, तब भी मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई थी। ये चीज़ मुझे सीए आईपीसीसी में जाके समझ आई है। बट आई विल ट्राई कि आप लोगों को ये चीज़, अगर आप 11th के भी बच्चा है या ग्रेजुएशन का बच्चा है या फिर सीए आईपीसीसी का बच्चा है या सीपीटी फाउंडेशन का बच्चा है, तो उसको फटाफट समझ आ जाए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको वो चीज़ बेसिक से ज़ीरो से एकदम मैं समझाऊँ और आप फटाफट उसको ग्रैब कर लें। बस आपको करना है क्या, आपको ध्यान से सुनना है और जो मैंने आपको नोट्स लिखवाऊंगा वो आपको साथ में लिखने और क्लास खत्म होने के बाद आप उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। दैट्स इट। प्लस प्रैक्टिस करेंगे, वो तो हमें करनी ही है। तो करें स्टार्ट जी दोस्तों। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैं अपने नोट्स खोल लेता हूँ। आप लोग नोट्स वीडियो खत्म होने के बाद बनाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक इज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। दोस्तों, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? सबसे पहली बात, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? हाँ जी, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मेरे दोस्त होता है, आम भाषा में बोलूँ रिकन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल भाषा में मिलाना। मिलाना क्या बोल रहे हो सर आप? मिलाना का मतलब क्या होता है? मिलाना मतलब अपनी बैंक की किताबों को, अपनी बैंक की पासबुक को आप अपनी अकाउंटिंग बुक से मैच करवा रहे हैं। मैच करवाने का क्या मतलब हुआ कि सपोज करें आपकी कंपनी है विच इज़ एक्सवाईजेड लिमिटेड, ठीक है, प्लस ये आपका बैंक है। लेट्स से पीएनबी में आपका अकाउंट है, पंजाब नेशनल बैंक में। बैंक अपनी एक बैंक अपनी एक पासबुक मेंटेन करता है, ये तो पता ही है हम सबको। और एक्सवाईजेड लिमिटेड की भी अपनी क्या होती है, एक पासबुक होती है, या बोल सकते हैं कैश बुक होती है, जो भी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इसमें कुछ एंट्रीज हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्लस मतलब रिकॉर्ड कर लेते हैं, माइनस मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाते। और कई बार यहाँ पे कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो रिकॉर्ड नहीं हो पाती, ठीक है। यहाँ पे जो एंट्रीज हैं वो मैंने क्या कर ली, रिकॉर्ड कर ली, बट वही सेम एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाए। तो इस वजह से क्या आता है, इस वजह से डिफरेंस आ जाता है। क्यों? या सपोज यहाँ पे 10,000 की एंट्री थी, वो मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर ली, बट वो बैंक पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो बैंक में वो 10,000 की एंट्री शो नहीं करेगा। जब बैंक में वो 10,000 की एंट्री शो नहीं करेगा तो बैंक अपनी पासबुक में उसको शो नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन क्योंकि मेरी अपनी किताबों में मैंने 10,000 की एंट्री कर दी है, मैंने सामने वाले को पेमेंट कर दी है, तो मैं अपनी पासबुक में जो मेरे पास बैंक की बुक है, पासबुक मतलब जो मेरे पास बैंक वाली बुक है, उसमें मैं एंट्री कर दूंगा और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बैंक भी कर देगा। लेकिन बैंक में वो एंट्री नहीं हुई फॉर एनी रीज़न। जो रीज़न है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। बहुत सारे वैलिड रीजन होते हैं क्यों नहीं हो पाता, बट अभी समझने के लिए दिमाग को एकदम थोड़ा मैं एक पिक्चर क्रिएट कर रहा हूँ आपके माइंड में। तो फॉर एनी रीज़न मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, बैंक की बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो बैंक की बुक में जो बैलेंस आ रहा होगा प्लस जो मेरी बुक में जो बैलेंस आ रहा होगा, उन दोनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंट 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 बैलेंस हो जाएगा। तो दोनों बैलेंसेस में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो इन दोनों बैलेंस के डिफरेंस को हमें ढूंढना पड़ेगा कि भैया ये गलती कहाँ है ईयर एंड में।
ईयर एंड पे हम लोग क्या करते हैं, ईयर एंड क्या होता है हमारा 31 मार्च। सपोज मेरा ईयर एंड है 31 मार्च 20, ये मेरा ईयर एंड है। तो ईयर एंड पे मैं, ईयर एंड मीन्स 31 मार्च 2020, इस ईयर एंड पे मैं क्या करूँगा, मैं ढूंढूंगा कि भैया क्यों डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्यों मेरी बुक और क्यों बैंक की पासबुक अलग अलग डिफरेंस बता रहे हैं, जबकि क्लोजिंग बैलेंस तो दोनों का सेम होना चाहिए। तो जब मैं उन डिफरेंसेस को ढूंढूंगा, ढूंढ ढूंढ के मैं एक जगह लिखूंगा, जो भी डिफरेंसेस होंगे, कोई कोई कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होंगी जो यहाँ पे होंगी और यहाँ पे नहीं होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो यहाँ पे होंगी और यहाँ पे नहीं होंगी। ठीक है, उन सबको मेरे को ढूंढना पड़ेगा, उन सबको मेरे को ढूंढना पड़ेगा, उनको ढूंढ ढूंढ के मैं एक जगह लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ढूंढ ढूंढ के। तो जिस जगह लिखूंगा उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट है ये मेरी, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है मेरी। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, ये स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, ये स्टेटमेंट हम बनाते हैं ताकि हम अपने डिफरेंसेस को दूर कर सकें, अपने बैंक के और अपने पास जो हमारे पास बैंक की किताब है उसके डिफरेंसेस को हम दूर करके दोनों के डिफरेंसेस को मैच करा सके, दोनों का बैलेंस मैच करवा सके। डिफरेंसेस दूर करने हैं और हमें बैलेंस को क्या कराना है, बैलेंस को मैच करवाना है। इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकन्सिलिएशन का क्या मतलब होता है, डिफरेंसेस को मिलाना, डिफरेंसेस को दूर करना, बैलेंस को मिलाना। ठीक है, रिकन्सिलिएशन का क्या मतलब हो गया, रिकनसाइल कर रहे हैं, मिला रहे हैं, मैच करवा रहे हैं, क्या, अपनी बुक को प्लस जो बैंक की पासबुक है, दोनों को हम क्या करा रहे हैं, मिला रहे हैं, मैच करा रहे हैं, रिकनसाइल करा रहे हैं। आ रही बात समझ, फेमिलियर हो पा रहे वर्ड से। अपनी बुक को प्लस बैंक की पासबुक को, अपनी बुक कौन सी है, जो मेरे अकाउंटेंट ने बनाई हुई है, ठीक है, और बैंक की जो बैंक ने पासबुक दी हुई है, उन दोनों को मिला रहे हैं, मैच करा रहे हैं, इसलिए वो मेरा क्या बनेगा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी। बैटरी लो है, मैं एक सेकंड थोड़ा चार्जर लगा लूँ। ये तो नहीं है चार्जर, दूसरा चार्जर देखना पड़ेगा। चलिए, ठीक है जी। तो ये तो था हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन का, मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। आगे बढ़ते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन क्यों बनता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, आप लोग चाहें तो आप अपनी अपनी बुक खोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल इंट्रोडक्शन तो सब में सेम ही रहता है। ठीक है जी। दोस्तों काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, अब डिफरेंसेस क्यों आते हैं, पहली बात क्या है, डिफरेंसेस आते क्यों है, रीज़न क्या है डिफरेंस आने का, डिफरेंस आने का रीज़न क्या है। सिंपल रीज़न है यार, मतलब बुक्स में काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताया, बट आई ट्राई कि मैं आपको बहुत इजी से समझा सकूँ। डिफरेंस आने के दोस्तों रीज़न है, एक तो टाइमिंग डिफरेंस सबसे बड़ा रीज़न। सर टाइमिंग डिफरेंस, हाँ दोस्त, इस पर हम डिस्कस करेंगे। टाइमिंग डिफरेंस, और एक होता है डिफरेंस अराइज ड्यू टू, एक क्या होता है, एक होता है डिफरेंस अराइज ड्यू टू रिकॉर्डिंग। एक डिफरेंस आपका आता है रिकॉर्ड करने की वजह से या ना रिकॉर्ड करने की वजह से, एक आता है आपका टाइमिंग डिफरेंस। तो ये दो मेजर हेड है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, तो जो बताती हैं इन इन वजहों से डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सा आपको आज फॉर्मेट बता रहा हूँ। फर्स्ट हम फॉर्मेट स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल सा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी तो हमें समझ नहीं आ सकता, ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हमें ना समझ आए और हम वीडियो बंद करके चले जाएँ, है ना।
हमें मज़ा ना आए पढ़ने में, तो हमें इंटरेस्ट भी बना के रखना है और हमें पढ़ाई भी अच्छे से करनी है। ठीक है जी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर मैं आपको फॉर्मेट बताऊं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, सिंपल सा फॉर्मेट होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी फॉर्मेट होता है। जब मैंने, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये मेरा पर्टिकुलर्स, ठीक है, और ये मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ अमाउंट। एक एक जो फॉर्मेट होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक कॉलम बनाते हैं पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉजिटिव होंगे वो प्लस में लिख देंगे, मतलब विदाउट ब्रैकेट्स, और जो नेगेटिव होंगे उसको मैं विद इन ब्रैकेट्स लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन, ये मेथड नंबर 1 है हमारा। ठीक है, व्हेन फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ये गिवन है मेरे को क्वेश्चन में। जो मेरे पास बुक होती है उसको मैं कैश बुक बोलता हूँ या बैंक की बुक बोलता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा कि क्वेश्चन बोलेगा या तो आपके पास बैलेंस एज पर कैश बुक देगा या बैलेंस एज पर पासबुक देगा। ठीक है, कैश बुक क्या, जो मेरे पास है, जो मेरा अकाउंटेंट बना रहा है। पासबुक क्या, जो बैंक बना रहा है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस देगा और आपको बोलेगा भैया इस बैलेंस से दूसरे बैलेंस पे पहुंचिए, और ये सारे हमारे डिफरेंसेस हैं ड्यूरिंग द ईयर में। ड्यूरिंग द ईयर में कुछ 6-7 डिफरेंसेस दे देगा। इन इन वजहों से हमारा जो है डिफरेंस आया है दोनों कैश बुक और पासबुक के अंदर। अब आपको हमने कैश बुक का बैलेंस दे दिया है और आप हमें पासबुक का बैलेंस ढूंढ के बताइए। क्वेश्चन में ऐसा आएगा, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। हम ये लेके चल रहे हैं कि हमें अभी कैश बुक का बैलेंस पता है क्वेश्चन में। ठीक है, कैश बुक का बैलेंस कौन सा, जो मेरा बैलेंस है। ठीक है, उससे मुझे पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना है। ठीक है, तो अगर मैं पहली ट्रांजैक्शन की बात करूं, पहली ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं, तो वो है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक डायरेक्टली बाय द कस्टमर। बताओ जी, कैसे होगा, जल्दी बताओ दोस्तों। जिसको आता है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके मुझे इसका रिप्लाई करेगा कि फर्स्ट का क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। ये सिंपल तरीका मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था, मैं आपको सिखा रहा हूँ, एंड आई रियली होप कि आपको जो मेथड है सिंपल लगेगा, आसान लगेगा, और आप अच्छे से इसको ग्रैब करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो एक हाथ को बनाएंगे हम अपना कैश बुक, एक हाथ को बनाएंगे हम अपना पासबुक। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, कैश बुक। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, कैश बुक, और हमें पहुंचना कहाँ है, हमें पहुंचना है ये पासबुक के पास। सो माई राइट हैंड इज माई कैश बुक, माई लेफ्ट हैंड इज माई पासबुक। सो क्वेश्चन में जो आपको गिवन है कैश बुक, ठीक है, आपको पहुंचना कहाँ है, आपको पासबुक के पास पहुंचना है। सो योर टारगेट इज पासबुक। सो आपको ध्यान रखना है, आपको पहुंचना कहाँ है, पासबुक के पास। ठीक है, ये मेरा कैश बुक है राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड पासबुक है। मुझे कहाँ पहुंचना है, लेफ्ट हैंड के पास, पासबुक के पास। ठीक है, फर्स्ट मैंने ट्रांजैक्शन लिखी, मैंने देखा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक डायरेक्टली बाय कस्टमर। कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर दिया। कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिया। तो जब कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिया, तो मेरे पासबुक का जो बैलेंस है, मतलब जो मेरे बैंक के पास जो मेरी पासबुक पड़ी है, उसका जो बैलेंस है वो बढ़ गया होगा।
लॉजिकल सी बात है भैया, कस्टमर आया, उसने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, मुझे कोई भनक नहीं है क्योंकि उसने बोला डायरेक्टली कस्टमर ने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, सिंपल सी बात। तो जब कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा बढ़ कर दिया तो बैंक अकाउंट बढ़ गया होगा, बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया होगा मेरे, तो बैंक वालों ने मेरी पासबुक को अपडेट करके बैलेंस बढ़ा दिया होगा, ठीक है। बट मुझे कोई भनक नहीं है, बट मुझे कोई इसके बारे में नहीं पता, तो मेरी कैश बुक तो नीचे ही खड़ी है, मेरी कैश बुक तो नीचे ही खड़ी है। बट आज मुझे पहुंचना का है, मैंने क्या बोला था, हमें जहाँ पहुंचना है वो मेरी मंजिल है। क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है तो हमें कहाँ पहुंचना है, पासबुक के पास, एंड वाइस वर्सा। अगर कल को क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट होगा तो आपको कहाँ पहुंचना है, आपको कैश बुक के पास पहुंचना है। तो आपको अपने टारगेट के पास पहुंचना है, याद रखिएगा। तो मेरा टारगेट आज क्या है, मेरा टारगेट है पासबुक। पासबुक ऊपर है क्यों, क्योंकि कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा जमा कर दिया और कैश बुक नीचे ही खड़ी है। लेकिन आज मुझे पहुंचना का है, आज मुझे ऊपर पहुंचना है पासबुक के पास। तो मैं क्या करूंगा, अपने कैश बुक को ऊपर ले आऊंगा। ऊपर लाऊंगा मतलब क्या, ऐड करूंगा, ताकि मैं इस बैलेंस को मिला सकूं और अपने डिफरेंस को क्लियर कर सकूं। फिर से समझाता हूं, पहले यहाँ लिख देता हूँ, ये मेरा ऐड होगा, ऐड करेंगे जो भी आएगा। फिर से देखिएगा ध्यान से एक बारी, कस्टमर ने डायरेक्टली कैश बैंक में डिपॉजिट कर दिया। मैंने आपको समझाया, अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कैश बुक से तो आपको कहाँ पहुंचना है, आपको पासबुक के पास पहुंचना है, सिंपल। अगर आपका क्वेश्चन दो स्टार्ट हो रहा है पासबुक से तो आपको कहाँ पहुंचना है, आपको कैश बुक के पास पहुंचना है, सिंपल सी बात है। जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके उल्टे पे पहुंचना है। कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है तो मंजिल है मेरी पासबुक, पासबुक से स्टार्ट हो रहा है तो दोस्तों टारगेट है मेरा कैश बुक, उल्टा चलेगा। आज मेरा जो क्वेश्चन है वो कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। बट मुझे पहुंचना कहाँ है, इसका मतलब आज मुझे आज पासबुक के पास पहुंचना है। कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा करा दिया तो मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ने का मतलब क्या, मेरा पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली अपडेट कर देंगे वो, अपडेट कर देंगे तो ऊपर पहुंच गए। मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे ही मुझे पता चलेगा कि भैया बैंक में कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा जमा करा दिया था, इस वजह से डिफरेंस आ रहा था, तो मैं डिफरेंसेस ढूंढ रहा हूँ ना। तो मुझे पता चला कि भैया कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा कर दिया था, तो इस वजह से डिफरेंस आ रहा था, है कि नहीं। तो अब मुझे कहाँ पहुंचना है, आज मेरा टारगेट क्या है, आज मेरा टारगेट है जी पासबुक। पासबुक का है ऊपर, कैश बुक का है नीचे, पहुंचना कहाँ है, पासबुक के पास। तो हम भी क्या करेंगे, ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आएंगे मतलब ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तभी तो बैलेंस मैच होगा, डिफरेंस क्लियर होगा, ठीक है। तो हम ऊपर आ जाएंगे, तो हमने ऐड कर दिया। आती है बात समझ, ये कितने लोगों को आते हैं ये वाला पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट में करके बताइए, ताकि मैं देख सकूं कितने बच्चों को आता था और कितने बच्चों को नहीं आता था। टू बी ऑनेस्ट मुझे ये नहीं पता था व्हेन आई वाज इन सीए फाउंडेशन और इन क्लास 11th, मतलब 11th में भी नहीं पता था, ऑब्वियस सी बात है। तो फाउंडेशन में नहीं पता था तो ऑब्वियस सी बात है कि 11th में भी नहीं पता होगा, सो या, तो मुझे फाउंडेशन तक की चीज़ नहीं पता थी, ठीक है जी। एक और लिख रहा हूँ, बताना प्लस होगा या नहीं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। अच्छा, ये जो हो सकता है ये दोस्त, ये रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज का एग्जांपल हो सकता है। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में लिखवाया था ना, डिफरेंस अराइज ड्यू टू रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग वाला भी आ गया इसमें, कि भैया बैंक ने डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लिया बट मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, ठीक है। अब ये चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, चेक मैंने काट के दे दिया लेकिन ये बैंक में नहीं पहुंचा, ये हो गया ना, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक डायरेक्टली बाय कस्टमर। तो ये क्या हो गया, कौन सा डिफरेंस आ गया, किस में आ गया, ये रिकॉर्डिंग में आ गया डिफरेंस, कि भैया बैंक ने डायरेक्टली कस्टमर ने जमा करा दी बट हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, चेक मैंने इशू कर दिया लेकिन अभी तक मैंने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। आज क्या है, कैश बुक गिवन है, पहुंचना क्या है, पासबुक के पास। राइट हैंड इज माई कैश बुक, लेफ्ट हैंड इज माई पासबुक, याद रखिएगा। राइट हैंड क्या है, कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। चेक इशूड मतलब चेक मैंने काट के दे दिया, मतलब मैंने पेमेंट कर दी। चेक इशूड का मतलब क्या होता है, मैंने पेमेंट कर दी।
इसमें भी बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। इशूड का मतलब क्या है, मिला है या दिया है? इशूड का मतलब होता है मेरे दोस्त हमने दिया है। दिया है मतलब हमने पेमेंट करी है सामने वाले को। इशूड मतलब किसी को पेमेंट करी है, ठीक है। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, ठीक है जी। चेक मैंने इशू किया, मैंने चेक काटा, तो मेरी कैश बुक में कहा, मेरी जो कैश बुक है उसका बैलेंस क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। मेरी कैश बुक का बैलेंस कम हो गया होगा, ठीक है। बट मेरी पासबुक तो यहीं खड़ी है, और वो कह रहा है बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो बैंक में पहुंचा ही नहीं वो चेक, तो बैंक का बैलेंस तो इफेक्ट होगा ही नहीं। बैंक के बैलेंस पे किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि ये तो चेक पहुंचा ही नहीं। तो बैंक का बैलेंस तो ऊपर ही खड़ा है, बैंक के बैलेंस पे तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, तो कुछ इफेक्ट नहीं करेगा बैंक के बैलेंस को। बट क्योंकि मैंने चेक काट के दिया, तो मैंने अपनी कैश बुक का बैलेंस तो नीचे कर दिया, क्योंकि भैया मेरी तरफ से, मेरे यहाँ से तो पेमेंट हो गई है। अब जिस दिन वो बैंक में लेके जाएगा उस दिन बैंक वाले भी बैलेंस कम कर देंगे। बट क्योंकि आज ईयर एंड आ गया, 31 मार्च आ गया, ठीक है, और 31 मार्च को हम अपना बैलेंस रिकनसाइल करते हैं कि भैया बताओ डिफरेंसेस कहाँ कहाँ आ रहे हैं। और 31 मार्च को हमने देखा तो पता चला कि बैंक में तो ये चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, इसलिए बैंक का बैलेंस ऊपर ही खड़ा है, जबकि मेरा जो कैश बुक का बैलेंस है वो नीचे आ चुका है, ठीक है। मेरा जो कैश बुक का बैलेंस है वो नीचे आ चुका है। अब अब क्या करें? अब बताओ आप क्या करें? कुछ नहीं करेंगे यार, सिंपल सी बात है। चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ कोई बात नहीं, बैंक का बैलेंस ऊपर है कोई बात नहीं। आज हमें पहुंचना कहाँ है, क्योंकि आज हमें दोनों के बैलेंस को मैच करवाना है, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को। तो इसलिए हमें ये डिफरेंसेस को ढूंढ के सॉर्ट करना है, रिकनसाइल करना है। तो मेरा कैश बुक का बैलेंस नीचे है क्योंकि मैंने चेक इशू कर दिया। बट मुझे आज पहुंचना कहाँ है मेरे दोस्त, मुझे पहुंचना है ऊपर, कहाँ पे, पासबुक के पास। तो क्या करूंगा, मैं वापस ऊपर आ जाऊंगा, ऊपर आना मतलब ऐड करूंगा, ठीक है जी, ये भी ऐड हो जाएगा मेरा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा मेरे दोस्त। किसी को भी नहीं समझ आ रहा हो तो वीडियो के एंड में आपको मैं अपना नंबर दूंगा, एंड में छोड़ो अभी दे देता हूँ नंबर। मेरा नंबर है 9891946338। एंड में भी मैं एक बार रिपीट कर दूंगा नंबर, ठीक है दोस्तों। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है जी। सो कैश इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, ठीक है जी। ये भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने चेक इशू कर दिया, मैंने काट दिया, मेरा बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, बट मेरी पासबुक ऊपर ही खड़ी है, बैंक में तो वो चेक पहुंचा ही नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, वापस पासबुक के पास पहुंचने के लिए ऐड बैक करेंगे, ठीक है जी। इनकम डायरेक्टली रिसीव बाय बैंक, सिंपल सी बात है। जैसे चेक डिपॉजिट हो गया था डायरेक्टली कस्टमर के द्वारा, वैसे इनकम डायरेक्टली रिसीव बाय बैंक, बैंक को इनकम डायरेक्टली मिल गई। जैसे हमें कोई इंटरेस्ट इनकम आ गई, कोई कमीशन इनकम आ गई, हमने अपने पता है हमें मंथली कोई इंटरेस्ट आना है, मंथली कोई कमीशन आनी है, तो वो डायरेक्टली बैंक में आ गई, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा ऑटोमेटिकली। बट डायरेक्टली आ गई तो मुझे कोई भनक नहीं है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मेरा कैशबुक का बैलेंस क्या होगा, नीचे ही होगा। बट अब मुझे पहुंचना कहाँ है आज, पासबुक के पास। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ ऊपर आ जाऊँगा, ऊपर आना मतलब ऐड करना। दोबारा बता रहा हूँ, इनकम डायरेक्टली बैंक में आ गई, इनकम जैसी डायरेक्टली बैंक में आई तो मेरा बैंक का बैलेंस क्या है, वो बढ़ गया, ठीक है। मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मेरा कैशबुक का बैलेंस नीचे ही है, ठीक है। इनकम डायरेक्टली बैंक पे आई तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बैंक वालों ने पासबुक अपडेट करके बैलेंस भी इंक्रीज करके दिखा दिया। बट मेरी कैशबुक में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मेरी कैशबुक तो नीचे ही खड़ी है। बट आज मुझे पहुंचना कहाँ है, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कैशबुक से, हमें पहुंचना है आज पासबुक के पास। पासबुक है ऊपर, कैशबुक है नीचे, पहुंचना है पासबुक के पास। तो हम भी क्या करेंगे, धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि हमें आज कहाँ पहुंचना है, यहाँ ऊपर पासबुक के पास। हम भी धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आना मतलब ऐड करना, इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है जी। आती है बात समझ?
अच्छा ये वाला जो हो सकता है, ये हो सकता है टाइमिंग डिफरेंस। जैसे मैंने बताया था 31 मार्च आ गया, हमने काट दिया चेक अपने यहाँ से, बट बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, और बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, साल खत्म हो गया जी, साल खत्म हो गया, 31 मार्च आ गया, 31 मार्च आ गया, तो टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आ गया ना। 31 मार्च ये जो चेक है ये क्रेडिट हुआ है जी 2 अप्रैल को, सॉरी डेबिट हुआ है जी बैंक से 2 अप्रैल को, ये प्रेजेंट नहीं हुआ था बैंक में 31 मार्च को, बट ये सपोज एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। मैंने चेक काटा लेकिन ये प्रेजेंट नहीं हुआ था बैंक में 31 मार्च तक, तो 31 मार्च तक प्रेजेंट नहीं हुआ था, तो कब हुआ था प्रेजेंट, ये प्रेजेंट हुआ था जी सपोज करो 2 अप्रैल। तो अगर मैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहा होता 2 अप्रैल के बाद, तो क्या ये डिफरेंस अराइज होता, होता ही नहीं अराइज, क्योंकि 2 अप्रैल को तो बैंक ने भी एंट्री कर दी थी। हमने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे 31 मार्च को, इसलिए ये डिफरेंस अराइज हुआ। क्यों, क्योंकि ये वाला जो चेक है ये बैंक वालों ने कब डेबिट किया है हमारा बैलेंस, कब कम किया हमारा बैलेंस, 2 अप्रैल को, ना कि 31 मार्च को। तो इस वजह से ये थोड़ा 2 दिन का टाइमिंग का इशू आ गया, इस वजह से इसको क्या बोला गया, टाइमिंग डिफरेंस। यही अगर 2 अप्रैल के बाद बनता तो कोई इशू नहीं आता, क्योंकि 2 अप्रैल को तो बैंक ने भी डेबिट कर दिया, क्योंकि मैं 31 मार्च को बना रहा था और 31 मार्च को बैंक ने डेबिट नहीं किया था, इस वजह से ये टाइमिंग का डिफरेंस आ गया। ठीक है जी। इनकम डायरेक्टली रिसीव बाय बैंक, बैंक ने डायरेक्टली रिसीव कर ली, तो वही रिकॉर्डिंग वाला आ जाएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिट मतलब भैया मैंने चेक बैंक में जमा कर दिया, जैसे ही मैंने चेक बैंक में जमा किया, मैंने अपने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया होगा। सर चेक जमा किया तो बैंक का बैलेंस बढ़ना चाहिए ना दोस्त, वो तो बढ़ेगा ही, बट वो तो 2 दिन बाद बढ़ेगा ना, तो बैंक में चेक क्लियर हो जाएगा, राइट। मैंने जमा कराया तो मैंने अपना बैलेंस बढ़ा दिया, मैंने जैसे ही जमा कराया मेरे को चेक मिला पार्टी से, मैंने बोला अपने अकाउंटेंट को सर ये जाके जमा करा दो, ठीक है जी। उन्होंने एंट्री पास करी बुक्स में, बैलेंस बढ़ाया, फिर जाके वो चेक को उन्होंने बैंक में जमा करा दिया। इससे पहले वो अपनी बुक में एंट्री कर चुके हैं, बुक में एंट्री करना मतलब उन्होंने अपना बैलेंस बढ़ा दिया, जी हमारे पास 10,000 की पेमेंट आ गई, मतलब मेरा 10,000 से बैलेंस और बढ़ गया, ठीक है, 10,000 से बैलेंस मेरा और बढ़ गया। अब उसके बाद एंट्री करने के बाद वो गए बैंक में, बैंक में जाकर उन्होंने चेक डिपॉजिट कर दिया, बट वो कह रहा है कि क्लियर ही नहीं हुआ बैंक को। जिस पार्टी के अकाउंट से पैसे निकाल के हमारे अकाउंट पे डालने थे, उस पार्टी के अकाउंट में तो पैसा है ही नहीं। हमारी बात समझ रहे हैं? चेक हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में लेकिन क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ का क्या मतलब है कि भैया जिस पार्टी से ने चेक दिया था, जिस बंदे ने चेक दिया था, उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है। भाई उसके अकाउंट से पैसा निकाल के तभी तो मेरे अकाउंट पे ऐड करेंगे ना वो, उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो वो क्लियर नहीं हुआ। या साइन का प्रॉब्लम है या कुछ और इशू है, किसी भी वजह से वो चेक क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। तो मेरा जो कैश बुक का बैलेंस है वो ऊपर आ गया, लेकिन मेरा जो पासबुक का बैलेंस है वो तो नीचे ही रह गया, क्योंकि वो तो चेक क्लियर ही नहीं हुआ। जब तक चेक क्लियर नहीं हुआ तब तक बैंक वाले बैलेंस बढ़ाएंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, बैंक वाले क्यों बैलेंस बढ़ाएंगे। तो जब तक मेरा चेक क्लियर नहीं होगा तब तक बैंक का बैलेंस बढ़ेगा नहीं, तो बैंक वाले तो नीचे ही खड़े हैं, राइट। बैंक का बैलेंस तो मेरा नीचे ही है, बट मेरा जो कैश का बैलेंस है वो मैंने बढ़ाया हुआ, मेरे अकाउंटेंट ने उसी टाइम एंट्री कर दी थी जिस टाइम चेक मिला था, उन्होंने अपना कैश का बैलेंस बढ़ा दिया था। अब क्योंकि बैंक में क्लियर नहीं हुआ इसलिए बैंक वालों ने बैलेंस को नहीं बढ़ाया, वो नीचे ही खड़े। आज मुझे पहुंचना कहाँ है, आज मुझे बैंक के पास पहुंचना है, और बैंक कहाँ है आज, नीचे है। तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा ताकि मेरा बैलेंस मैच हो। नीचे आने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, सॉरी मतलब लेस करना। नीचे आने का मतलब क्या होता है, लेस करना। ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव विद इन ब्रैकेट्स, ठीक है जी। आती है बात समझ। अगर इनकम डायरेक्टली रिसीव बाय बैंक है तो एक्सपेंसेस डायरेक्टली बाय बैंक में क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, उसका उल्टा। तो एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय बैंक। सर बैंक कैसे कैसे पे कर सकते हैं दोस्तों, हम उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देते हैं।
ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। जैसे हर महीने मेरे को किसी को इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, या आरडी मैंने करवाई हुई है, या मैंने किसी को कमीशन पे करनी है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है। तो हर महीने मैं चेक नहीं काट सकता। मैंने बैंक को बोला भैया हर महीने ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से इतना बैलेंस आप काट लिया करो। इनकम डायरेक्टली अगर रिसीव हो रही है तो ऐड होगा, तो ये एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, ये भी लेस हो जाएंगे। सर ये तो आपने रटवा दिया, समझाओ ना इसका मतलब, समझ ले मुझे को क्या दिक्कत है। बैंक डायरेक्टली मेरे नाम के एक्सपेंसेस पे कर रहा है डायरेक्टली मुझे। मैंने एक बारी बैंक को लिख के दिया था और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बैंक जैसे ही डायरेक्टली पे कर रहा है तो मेरा बैलेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, बट मेरा कैश बुक तो ऊपर खड़ा है आज, मुझे तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। डायरेक्टली बैंक ने पेमेंट कर दी, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया या कुछ भी पे कर दिया, मेरे अकाउंटेंट को याद नहीं रहा, इसलिए उन्होंने अपना बैलेंस को डिडक्ट ही नहीं किया। बैंक ने डायरेक्ट, सपोज करो बैंक ने डायरेक्टली मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया, साल में एक बार देना होता प्रीमियम, तो बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया वो मेरे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से जब मैंने अकाउंट खुलवाया था बहुत पहले, तो मेरा बैंक का बैलेंस जो है वो कम हो गया। ठीक है, अब मेरे अकाउंटेंट को याद नहीं रहा या मेरे अकाउंटेंट को नहीं पता था कि बैंक ऐसे कर सकता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन तो मैंने दिए थे ऑनर ने, तो मेरा कैश बुक का बैलेंस ऊपर ही खड़ा। ठीक है, आज मुझे पहुंचना कहाँ है, पासबुक के पास, पासबुक कहाँ है, नीचे है, तो मैं भी क्या करूँगा, कैश बुक को नीचे ले आऊँगा। आओ जी नीचे ले आओ, नीचे लाना मतलब लेस करना, ताकि बैलेंस को मैच कर सके। ठीक है जी, इसलिए लेस होगा। बैंक ने डायरेक्टली एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया, लाइफ इंश्योरेंस बैंक ने डायरेक्टली पे कर दी, तो भैया लो जी नीचे आ गया, बैलेंस कम हो गया। मुझे नहीं पता था मेरा ऊपर था, बट क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कैश बुक से, पासबुक के पास, पासबुक का है नीचे, हम भी आ जाएंगे क्या, नीचे, नीचे मतलब लेस। तो आप देख रहे हो हर जगह जो मैं, मेरा जो टारगेट है वो मूव हो रहा है, और मैं अपने दूसरी चीज को, कैश बुक को अपने टारगेट के पास लेके आ रहा हूँ। मेरा टारगेट क्या है, पासबुक। जहाँ पासबुक है मेरा कैश बुक वहीं पे झूल रहा है। मतलब मेरा पासबुक जो है वो फिक्स्ड है, एक जगह पे जाके ट्रांजेक्शन के बाद मेरा पासबुक जो है फिक्स हो जाता है, उसके अकॉर्डिंगली मेरा कैश बुक जो है वो ऊपर नीचे होता है, ऊपर गया तो प्लस, नीचे गया तो लेस, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, अगर इस चीज को फॉलो करते हो तो ट्रस्ट करो, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी। ये फॉर्मूला अप्लाइड है, ये मैंने अपने खुद के एग्जाम्स में अप्लाई किया हुआ, इवन मैं अपने एग्जाम सेंटर पे बैठ के यूँ करता था। ये अप्लाइड है, टेस्टेड है, तभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको अगर अप्लाई करते हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी मेरे दोस्त। ठीक है जी, एक बैंक चार्जेस लेविड बाय बैंक, ये अलग से आता है नॉर्मली, ये बहुत कॉमन ट्रांजैक्शन है जो ऑलमोस्ट आपको हर क्वेश्चन में दिखेगी। बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक अपने चार्जेस काटता है ना, तो बैंक ने यहाँ पे भी अपने चार्जेस काट लिए, तो और बैंक अब बता के थोड़ी काटेगा चार्जेस, बैंक काटता है अपने चार्जेस, अपनी जो भी कमीशन वगैरह जो भी चार्जेस काटता है आपका बैलेंस को कम कर देता है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी देता है वो, आपने कभी देखा है, देखा तो गलत देखा, कभी इन्फॉर्मेशन नहीं देता भाई, डायरेक्टली वो अपने चार्जेस काट लेता है। तो काट लेगा तो आपका बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, आपकी कैश बुक ऊपर है, आपको आज पहुंचना कहाँ है, पासबुक के पास। क्यों, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है कैश बुक से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, कैश बुक से। पहुंचना कहाँ है आज, पासबुक के पास, पासबुक कहाँ है, नीचे। हम भी क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे, नीचे आने का मतलब क्या है, लेस करेंगे, तो ये भी क्या होगा, लेस होगा। काफ़ी बच्चों को तो ऐसे ही समझ आ गया होगा, अगर एक्सपेंसेस लेस हो रहे हैं तो बैंक चार्जेस भी लेस ही होंगे, क्योंकि बैंक चार्जेस भी आपके एक्सपेंसेस की तरह ही है, राइट। बैंक चार्जेस भी आपके एक्सपेंसेस की तरह ही होते हैं। फिर से बता देता हूँ, बैंक ने चार्जेस काटे, डायरेक्टली डिडक्ट कर लिया आपके अकाउंट से, तो आपका बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको कोई भनक नहीं है इस बारे में, आपका जो कैशबुक का बैलेंस है ऊपर है, क्योंकि जनरली भी बैंक नहीं बताता जब चार्जेस काटता है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी बैंक अगर चार्जेस काटता है तो नहीं इन्फॉर्मेशन देता, मैसेज थोड़ी आता है कि भैया मैं काट रहा हूँ, बैंक बस काट लेता अपने चार्जेस। तो जब हम ईयर एंड पे या मंथ एंड पे देखते हैं कि भैया अच्छा बैंक ने इतने चार्जेस काट लिए, तो ऑटोमेटिकली हम अपनी कैश बुक को भी उतना एडजस्ट कर देते हैं कि भैया इतने तो बैंक के चार्जेस हैं। ठीक है, तो वैसे यूजुअली मंथली होता है ये, जब
कंपनीज वगैरह में एंट्रीज होती है तो मंथली करते हैं। तो बैंक ने अपने चार्जेस काटे, मेरा बैंक का बैलेंस कम हो गया, नीचे आ गया। कैशबुक का कोई भनक नहीं है, बट आज पहुंचना कहाँ है? पासबुक के पास। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कैशबुक से। तो क्वेश्चन अगर कैशबुक से स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ पहुंचना है? पासबुक के पास। तो हम भी क्या करेंगे? नीचे आ जाएंगे। नीचे आना मतलब लेस करना, तो लेस करना। इसके बाद मेरा निकल के आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। पॉजिटिव आया तो फेवरेबल बैलेंस, नेगेटिव आया तो अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है जी। नेगेटिव आएगा तो उसको ब्रैकेट में कर देंगे, पॉजिटिव आया तो ऐसे ही रहेगा। फॉरवर्ड किया जाए। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, घबराओ मत। एक एक करके मैं आपके साथ सब डिस्कस करूँगा। सो वी विल डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स, ऑल दी टॉपिक्स ऑफ द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर वन बाय वन। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिले, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको बता सकूं, जिससे आप पढ़ के अपने एग्ज़ाम्स में और अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको। और बस ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो इसको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो से पहले ज़रूर इसको पढ़ लेना। ठीक है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने बच्चों को ये चीज़ आती थी ऑलरेडी, जो मैंने समझाया है, समझाए हुए तरीके से आपको आती थी। आप लोगों ने क्रैम नहीं किया है, क्योंकि मैंने क्रैम किया था अपने 11th क्लास में, इवन फाउंडेशन में भी। तो मैं जानना चाहता हूँ कितने बच्चों ने इसको क्रैम किया है और कितनों ने क्रैम नहीं किया। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपने घरों में रहिए, बच के रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खाइए भी, खाओ पियो और मौज करो। चलो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।